मेरा नाम अतहर इमाम खान हुआ। मेरा सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है। ये एग्ज़ाम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली गई थी। और मैं आज आपको अपने इस पूरे परीक्षा की जर्नी को आपके साथ शेयर करूंगा और अपने अनुभव बताऊंगा। इसमें मैं इस पूरी तैयारी के दौरान जो अप्स एंड डाउन्स रहे मेरे लाइफ से जुड़े हुए उसके बारे में बताऊंगा। मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा और फिर करियर कोर्स में संजीव सर ने जो इंटरव्यू में मेरा मार्गदर्शन किया, गाइड किया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूं मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से। तो मेरी शुरुआती पढ़ाई तो मैं बिहार में अपने गांव में ही हुई। उसके बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो दिल्ली के जेएनयू कैंपस में स्थित है, वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। और फिर उसी में जर्नलिज्म में मैंने एमए किया और कई मीडिया संस्थानों में जॉब किया। और फिर मैंने तैयारी भी शुरू की, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिक्स एग्जाम में देता था। सारे एग्जाम्स लगभग जो भी कमीशन, जितने एग्जाम कमीशन के जरिए लिए जाते हैं वो सारे एग्जाम में मैं शामिल होता था। यूपीएससी की भी एग्जाम्स दिया मैंने, और मैंने एसएससी ने जो इंफॉर्मेशन सर्विस की एग्जाम दी उसको में भी मैं शामिल हुआ, उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। उसके बाद मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। और कई बार इंटरव्यू में जाने के बाद बहुत कम कम मार्क्स से, कभी 5 मार्क्स से, कभी 10 मार्क्स से, कभी 3 मार्क्स से मैं एक इंटरव्यू से बाहर हो गया। मतलब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस जर्नी के दौरान मुझे काफ़ी लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ये रहा कि मैं भी काफ़ी डिप्रेस्ड रहा। कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता था, कभी ऐसा लगता था कि शायद मेरा चयन नहीं हो पाएगा फाइनली। और लेकिन इसी अप्स एंड डाउन्स और कंसिस्टेंसी के साथ लेकिन मैं मेहनत करता रहा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हो गया है। तैयारी का जहाँ तक सवाल है, तो तैयारी की शुरुआत में तो काफ़ी कुछ आइडिया नहीं होता है लोगों के पास। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ तैयारी करने वाले जो भी शुरुआती दौर में शुरू करते हैं तैयारी को, उन बच्चों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी अच्छे मेंटर या किसी अच्छे गाइड या कोचिंग इंस्टीट्यूट से जरूर जुड़े। इससे कई फायदे होते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से को करने में आसानी हो जाती है। बेसिकली आपको ये पता लग जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जब आते हैं आप, और पहली बार जब आप किसी कॉम्पिटिटिव सेंटर पे जाते हैं, जो हर शहर में एक सेंटर, से दिल्ली में मुखर्जी नगर है या करोल बाग है, वहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इतने सारे गाइड्स हैं, इतने सारी किताबें अवेलेबल हैं, इतने कोचिंग्स हैं। तो जब तक आप किसी एक संस्थान, एक जगह से नहीं जुड़ते हैं, तब तक आपको चीज़ें फिल्टर करने में बहुत मुश्किल होती है। और एक ये भी मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि आप कई लोगों से गाइड ना लें, खासकर वैसे लोगों से, वैसे स्टूडेंट्स से जो खुद प्रिपरेशन के फेज में है। भले वो सीनियर हैं या वो बहुत दिनों से चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी ये सलाह होगी कि आप उनसे मार्गदर्शन लेने के बजाय, उनसे किसी तरह का गाइडेंस लेने के बजाय किसी एक्सपीरियंस टीचर्स के पास जाए और उनसे गाइडेंस लें, तो वो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें बता पाएंगे। हाँ, दूसरी बात, उसके बाद एक और स्टेप होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी संस्थान से जुड़ के तैयारी करते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। उनका एक अपना मॉड्यूल होता है, उसके तरीके से वो आपको तैयारी करवाते हैं, और फिर वो रेगुलर टेस्ट ऑर्गेनाइज होती है, तो आप उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में धीरे धीरे ढलने लगते हैं। तो इसका एक फायदा ये होता है कि जब भी आप एग्जाम फेस करते हैं तो आपको एग्जाम में ये परेशानी नहीं होती है कि आपने कभी उस इन्वायरमेंट को, उस प्रेशर को झेला नहीं। एग्जाम बहुत हद तक प्रेशर का भी गेम होता है। प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए जो बेसिक बुक्स है एनसीईआरटी वो तो पढ़ ही लीजिए, लेकिन साथ साथ करंट अफेयर्स पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली अखबार पढ़ा करता था, करीब 2 घंटे। तो आप कोई भी एक प्रेफर अखबार पढ़ सकते हैं जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आती है, और एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाएं और किसी मेंटर के गाइडेंस में तैयारी करें, तो प्री की तैयारी आपकी ओवरऑल हो जाती है। अब सवाल आता है मेंस की तैयारी का। तो मेंस रिटन एग्जाम जो होता है वो मेंस प्री तो स्क्रीनिंग है, वो उसने तो आपको फिल्टर कर लिया कि आप इस एग्जाम में मेंस के स्टेज पे मेंस देने के लिए आप सुटेबल कैंडिडेट है। उसके बाद होती है तैयारी मेन जो प्रिपरेशन, जिससे आपका मार्क्स तय होता है, आपकी रैंकिंग तय होती है, उससे आपको मिलने वाले पद
तय होते हैं कि कौन से पोस्ट पे आप जाएगा, ये मेंस होता है। मेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मेंस के रोल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि मेंस पूरे एग्जाम का एक बहुत बड़ा सेक्शन है और इसको बहुत बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मेंस में उनको कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। मेंस के लिए मैं कुछ कहूँगा कि मेंस के लिए आप बेसिक बुक्स पढ़ें। आपने जो भी एग्जाम्स आप फेस कर रहे हैं, आप उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। वो तो रूटीन का हिस्सा बना ले, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज लगाना, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको डेली एक बार दिन भर में, पूरे दिन में एक बार किसी वक्त बैठकर प्रीलिम्स का एक पेपर लगा लिए, 2 दिन, 1 दिन गैप करके आप मेंस का एक पूरा का पूरा पेपर लिख ले रहे हैं। डेली कम से कम 2-4 क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस जरूर की जानी चाहिए। इससे होता है कि आपकी लिखने की एबिलिटी डेवलप होती है और साथ साथ आप क्वेश्चन के आंसर को फॉर्मेटिंग करना भी सीखते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है कि अगर आप आंसर को सही तरीके से फॉर्मेटिंग कर ले रहे हैं तो वहां पे आपका काफी टाइम बचता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट मेंस में अपीयर होते हैं उन्हें ये पता होता है कि मुझे क्या लिखना है। वो क्वेश्चन पढ़कर समझ जाते हैं कि मुझे उसका आंसर क्या होगा, लेकिन उनको सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे आती है कि वो तय नहीं कर पाते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे एंड करूँ, बॉडी में क्या जाएगा, इंट्रो में क्या जाएगा, किस लेवल पर कितने फैक्ट का इसमें हमें यूज करना है, किन चीजों को छोड़ देना है, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीजें हैं जिसको हम छोड़ भी दें तो हम बेहतर मार्क्स आ जाएगा, कंक्लूजन कैसा लिखना है, ये सब बेसिक चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि मेंस की तैयारी बेहतर तरीके से करें और ये प्रैक्टिस से चीजें आएंगी। साथ साथ मैं जो एक प्रैक्टिस रेगुलर किया करता था कि मैं कुछ न्यूज को, कुछ चीजों को लिख लेता था, फिर मैं उसे बोल कर पढ़ा करता था। इसका एक फायदा मुझे इंटरव्यू में मिला। इंटरव्यू में होता है कि आपकी वॉइस कभी कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी, और बोल के पढ़ी हुई चीजें जो होती हैं वो आपको बहुत हद तक याद भी होती हैं। तो उसका एक फायदा ये मिलता है कि आप जब भी कोई चीजें आप करें तो ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं स्टोर है वो चीजें, और आपसे स्पॉन्टेनियस आपके सामने वो चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से भी मैं प्रैक्टिस किया करता था, और जो मैं आंसर लिखता था उसको एक बार खुद से पढ़ता भी था, तो उससे मुझे ये पता चीजें पता चलती कहाँ पे मेरा सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे मैंने लिखते लिखते मैं डाइवर्ट हो गया हूँ, या ये चीजें यहाँ पे इस ऊपर वाला पैराग्राफ नीचे वाले से मैच नहीं कर रहा है। तो इस लेवल पे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल और जो आज के दौर में जो तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और इतनी आप देखते होंगे इतने कैंडिडेट, इतने स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सेट पैटर्न है या कोई एक तरीके की चीजें बनाकर किसी ने कोई फॉर्मेट रख दिया और उसको आप फॉलो करके सक्सेस हो जाएंगे। आपको अपना एक तरीका डेवलप करना होगा, आपको देखना होगा, क्योंकि जो भी एग्जाम्स में स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और बाहर होते हैं उसमें बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है। अब जैसे मैं ही पहले के एग्जामों में जो मैं अनसक्सेस रहा या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं 3 नंबर या 5 नंबर से बाहर हो रहा हूँ, तो इट डजंट मीन कि मैं एग्जाम में कॉम्पिटिशन के लायक नहीं हूँ। हाँ, मुझसे किसी ने कुछ बेहतर चीजें कर दी है एग्जाम में, या वो मेंस के लेवल पे हो या वो इंटरव्यू के लेवल पे हो, और वो मुझसे 5 मार्क्स ज्यादा ले आया है और उसका सिलेक्शन हो गया है। तो इसलिए इस चीजों को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है कि आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो वही जो मैंने शुरुआत में बात कही थी आपको कि मैंने जो शुरुआत में आपसे बात कही थी कि बेहतर करने के लिए आपको एक अच्छे बेहतर गाइड की जरूरत होती है, और कई चीजों को, कई सोर्स को एक साथ न पढ़कर आप कुछ लिमिटेड सोर्स ही जो गाइड आपको बताते हैं, जो मेंटर आपको बताते हैं, उसको फॉलो कीजिए और उन चीजों को आप करते जाएं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है तैयारी की पूरी सिस्टम का। इसमें होता है कि आपको पूरी तैयारी के समय को कई सेक्शन में बांट कर तैयारी करनी होती है। आप अगर आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे कितना टाइम इंटरव्यू पे देना है, कितने टाइम मेंस के लिए देना है, कितने टाइम प्रीलिम्स के लिए देना है। क्योंकि इंटरव्यू और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाने के बाद मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि अब मेंस में क्या, या वो मेंस की उतनी तैयारी कर नहीं पाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि वो लास्ट टाइम में बहुत ही प्रेशर में आ जाते हैं और
उनका मेंस खराब हो जाता है। तो मैं वेरी फर्स्ट डे मैं यही सजेस्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे शुरुआत से ही आप में एक टाइम स्लॉट अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लें। अगर प्री नज़दीक है तो शुरुआत में प्री पे आप थोड़ा कम समय दे सकते हैं, ज़्यादा समय दे सकते हैं, मेंस पे कम समय दे सकते हैं। जैसे कि अगर प्री हमारा 2 या 3 महीने बाद है तो हम अगर पूरे दिन के पढ़ाई की हम 8 घंटे या 10 घंटे की शेड्यूल बना रहे हैं तो मेरा 4 से 5 घंटा प्री पे जाएगा, तो 2 से 3 घंटा मेंस पे ज़रूर जाएगा। प्री बहुत फैक्ट बेस्ड होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको याद करने होते हैं, तो इसलिए वो आप 4-5 घंटे पढ़ने के बाद आप खुद ही बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो फिर आप कुछ लिख लें, फिर आप लास्ट में आधे घंटे कुछ मॉक प्रैक्टिस, कुछ बोलने की प्रैक्टिस कर लें। इसका फायदा आपको आगे चल के मेंस में और इंटरव्यू में खुद रिफ्लेक्ट होंगी ये चीज़ें कि आप बेहतर तरीके से बोल पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से लोगों के सामने रख पा रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने खासकर। तो ये एक ये होता है। दूसरी बात होती है कि एग्जाम पे फोकस करना और कई एग्जाम्स पे एक साथ फोकस करना और एक एग्जाम पे एक बार फोकस करना। तो कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी से रिलेटेड जितने एग्जाम्स होते हैं उनको देते हैं, खासकर यूपीएससी जो एग्जाम लेती है और सीएपीएफ का एग्जाम हो गया, वो हो गया, साथ में स्टेट पीसीएस भी कई ऐसे हैं जो उसी पैटर्न पे एग्जाम आजकल लेने लगे हैं, तो आप दे सकते हैं। लेकिन मेरी ये सलाह होगी कि आप एक बार में कई एग्जाम को फोकस ना करें। कई एग्जाम को फोकस करने से ये होगा कि हर 2 या 3 महीने या 4 महीने के बाद आपका कोई नया पेपर आ जाएगा, तो फिर होगा कि आपने 3-4 महीने इस एग्जाम के लिए पढ़ाई की, फिर 3-4 महीने आप दूसरे एग्जाम में लग जा रहे हैं, फिर 3-4 महीने बाद, तो इससे होगा कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती चली जाएगी और किसी एक एग्जाम पे फोकस आप नहीं कर पाएंगे और ये सिलेक्शन में आपके लिए परेशानी हो जाएगी। क्योंकि किसी भी एक एग्जाम को फोकस करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस बार उस एग्जाम के बहुत करीब से छट रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम श्योर है कि आप उस एग्जाम को बहुत मतलब क्वालिफाई कर ही जाएंगे आप, क्योंकि आपने उसमें एक अच्छा खासा समय दे दिया, आपके पास अब एक्सपीरियंस हो चुका है, आप वहां तक पहुंच चुके हैं। अगर आप मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपके पास अब नेक्स्ट मौका है कि आप उसको और बेहतर, आप वो चीजें आपकी और शार्प होंगी और आप बेहतर तरीके से उन चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे पिछले बार की तुलना में। तो इसका एक फायदा ये मिलेगा कि जो फर्स्ट टाइमर आपके साथ आ रहे हैं या जो लोग बीच में डाइवर्ट हो गए, उनसे आप काफी आगे निकल चुके होंगे और ये चीजें आपको एग्जाम के रिजल्ट में खुद ब खुद देखने को मिलेंगी। कई बार स्टूडेंट्स को या मुझे भी ये पता नहीं होता है कि पता नहीं होता था कि मैंने कौन सा एग्जाम में क्वालिफाई कर जाऊंगा और कौन सा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि लक तो एक फैक्टर है, लोग कहते हैं कि लक, लेकिन मैंने ये देखा है कि जिस एग्जाम में मैंने मेहनत की, जिस एग्जाम को मैंने कंसिस्टेंसी के साथ दिया, उस एग्जाम में मैं क्वालिफाई कर गया और उस एग्जाम में मेरे रिजल्ट बेहतर है। तो वो बहुत ही मार्केट में बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं, कई लोग आपको बहुत तरह से डाइवर्ट करेंगे, कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो डिमोटिवेट करेंगे। तो खुद के मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत को जारी रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। 2 साल 4 साल, शुरुआत में तो आपको 2-3 साल तक चीजें समझने में ही टाइम गुजर जाएंगी क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा इसका कैनवास है कि आप बेसिक चीज को कवर करते करते आपकी 2-3 साल गुजर जाएगी। आपको लगेगा कि आप तब तक फिर आपके चारों तरफ से लोग प्रेशर डालने लगेंगे कि क्या कर रहे हो, एग्जाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं, आप खुद में भी ये सोचने लगेंगे। लेकिन आपको उस टाइम पे ही पेशेंस बनाए रखना। हाँ, सपोर्ट की बहुत जरूरत उस वक्त पड़ेगी। फैमिली आपकी सपोर्ट में है, बस आप बेफिक्र रहें। फैमिली अगर आपकी सपोर्ट कर रही है, आपको समय पे जो भी आपके यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आपको मिल जा रहे हैं, तो फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ चारों तरफ से अपने आप को, हर तरफ से अपने आप को काट लें। ज्यादा बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक मेंटर, एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे। मार्केट में जो भी नए मटेरियल आ रहे हैं, हर मटेरियल को पढ़ने के अलावा जो आपके गाइड ने आपको प्रोवाइड कराया है और जिस पे आप 1-2 मटेरियल जिस पे आप रिलाई कर रहे हैं या आप देख रहे हैं कि ये मटेरियल बहुत ही मार्केट में फेमस है, इसका अच्छे रेपुटेशन है इस मैगजीन की या नोट्स की, तो आप उसको पढ़ें, आप उसको पढ़ते रहें और रेगुलर पढ़ते रहें। इसका एक फायदा होगा आपको कि हर जगह की हर चीजों की मटेरियल में कम से कम बहुत सारी 90% चीजें कॉमन होती हैं। तो कॉमन चीजों कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में कई बार स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो कॉमन चीजें पढ़ना भूल जाते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं। बेसिक चीजों को बिल्कुल मिस ना करें। हर एग्जाम में जहाँ तक
मैंने फॉलो किया है एग्जाम को और दिया है, मैंने देखा है 60-70% चीजें बहुत बेसिक्स होती हैं जिसका आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले। अब उसमें क्या है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, अगर प्रीलिम्स है तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको कितनी चीजें दिमाग में है, आप कितनी चीजों को कोरिलेट कर पा रहे हैं और आप आंसर आप उसमें से एलिमिनेशन प्रोसेस लगाकर या कई तरीके अपनाकर आप बेहतर आंसर या जो एग्जैक्ट आंसर है वहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो इसके लिए है कि एक सोर्स को कई बार पढ़ना, तो वो चीजें आपके एकदम दिमाग में प्रिंट हो जाएंगी, फिर वहां पे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आप एक बार टिक करेंगे और वो सही होगा। आप देखेंगे कि मीन्स प्रीलिम्स में कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 100 में 70 क्वेश्चन एकदम करेक्ट कर देते हैं, उनका नेगेटिव भी हटा देंगे तो भी 70 क्वेश्चन सही होते हैं। कई लोग होते हैं कि 35-40 तक पहुंचते पहुंचते उनकी हालत खराब हो जाती है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी 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 वजह यही है, उनको लगता है कि कहाँ से पढ़ते हैं, वो कहीं से नहीं, बस वो बेसिक बेसिक चीजों को फॉलो करते हैं। उन्होंने एक अपना सिस्टम डेवलप किया, उन्होंने एक तरीका डेवलप किया है और वो करंट अफेयर्स की चीजों को कोरिलेट करते हैं। वो अखबार को रेगुलर 1-2 घंटे पढ़ते हैं और उनकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाती है। हाँ, और दूसरी बात ये होती है कि एग्जाम के टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही काम रहते हैं, खुद अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं, बहुत प्रेशर में नहीं आते हैं और समझदारी के साथ बहुत ही एनालिसिस करके अपने सवालों का जवाब देते हैं। तो ये होता है कि आपने खुद पे भरोसा किया, आपने खुद तैयारी की, आपने खुद इस चीजों को जिन चीजों को पढ़ा उस पर आपको यकीन है कि मैं इन चीजों को करके क्वालिफाई कर जाऊंगा। उसके बाद का भी सेम प्रोसेस मेंस का होता है। मेंस के प्रोसेस में भी इसी तरह के एक्सपीरियंस, इसी तरह की चीजों को करने से आपको फायदा मिलेगा जैसा मैंने किया। मेंस, क्योंकि मेरा मेंस बहुत एग्जॉस्टिव था, अपना जो ये मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का एग्जाम हुआ है इसमें भी मेरे मेंस में 5 पेपर थे और लैंग्वेज के 2 पेपर थे, 2 अब मेरे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के पेपर थे, फिर जनरल स्टडीज के पेपर थे। तो इसका जो थोड़ा सिलेबस था वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अदर सिविल सर्विस एग्जाम में दे रहा था तो उस एक्सपीरियंस का मुझे यहाँ पे काफी फायदा मिला। सबसे बड़ा फायदा मुझे ये मिला कि मुझे ये पता था कि सिलेबस को मैंने एनालाइज किया और मुझे ये पता था कि सिलेबस में कौन सी चीजें आ सकती हैं और कौन सी चीजें मुझे करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्स रेगुलर बेसिस पे तो होते नहीं है। तो कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता था कि अगर कोई भी एग्जाम, कहीं कोई भी कमीशन या कोई भी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है या कोई एग्जाम ले रहा है तो वो उसके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिक से होंगे। तो मैंने बेसिक चीजों पे फोकस किया। अपने ऑप्शनल की तरह जो सब्जेक्ट के पेपर थे उन दोनों पेपर में भी, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में भी, साथ ही मैंने एक जनरल स्टडीज के पेपर में भी, उसमें करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए सवाल थे, तो मैंने वही किया। मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को लिया और मैंने वहां से चीजों को छांट कर निकाल लिया और तय कर लिया कि ये चीजें आ सकती हैं और उसके आसपास ही मैंने अपनी तैयारी को फोकस रखा। इसका फायदा मुझे एग्जामिनेशन में ये मिला कि मैंने हर एग्जाम में एक एवरेज और कुछ पेपर्स में मैंने एवरेज से बेहतर और कुछ में एवरेज आंसर लिखा। तो ये होता है कि आपके जब 5 पेपर लिख रहे हैं तो किसी पेपर में आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे, किसी पेपर में ज्यादा हो जाएंगे, तो वो आपके पूरे पैटर्न को मेंटेन कर देगा और इसी का रिजल्ट ये रहा कि मैं मेंस क्वालिफाई कर गया। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कुछ सिलेबस के, सबसे पहले तो सिलेबस को भी एकदम डेली एक बार पढ़ के देख लें। आपकी जो भी सिलेबस देख लें, तो सिलेबस की, कई बार सिलेबस की लाइन उठाकर यूपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछ देती है कमीशन, और वो पूछ देगी कि एक्सप्लेन दिस। तो सिलेबस के एक लाइन को ही अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखा है तो फिर आपको बहुत उससे जुड़ी हुई चीजें करने की जरूरत नहीं और उतनी चीजें आपको पता होती है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें। ये तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में जो पढ़ रहे हैं, 7-8 घंटे मेहनत कर रहे हैं, वो सब जो है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एबल होते हैं और सब में क्वालिटी, वो सब क्वालिफाई कर सकते हैं। बस कुछ मार्जिनल चीजें, चीजों को बेहतर तरीके से, मार्जिनल डिफरेंसेस से बाहर होते हैं, कुछ चीजों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाने की वजह से भी कुछ स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो इन चीजों पे फोकस आपको रखना है। अब आते हैं हम इंटरव्यू इज अ बिग पार्ट। इंटरव्यू का बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल होता है और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कंफ्यूजन स्टूडेंट के बीच में इंटरव्यू को ही लेकर है। कई लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में जाना है, जो सवाल पूछेंगे देकर चले आएंगे, इंटरव्यू में
पता नहीं क्या पूछते हैं। इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड चीज़ है। मैंने संजीव सर के मार्गदर्शन में इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पर की और करियर क्वेस्ट में, और मैं जब जब मेरा मेरा इंटरव्यू कॉल होता था तो मैं सर से जुड़ता था। ये नहीं कि मैंने एक बार एक इंटरव्यू के लिए सर की क्लास की तो फिर दूसरी बार नहीं जुड़ा। मैं शायद कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स में होऊंगा कि मेरी जब इंटरव्यू होती थी मैं सर से इंस्टीट्यूट से जुड़ता था और पूरे कोर्स करता था। इनका 1 हफ्ते का जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो, उसके बाद आप जिस एग्जाम्स में के इंटरव्यू में आप शामिल होना चाहते हैं उस इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी के लिए अलग से कुछ क्लासेस सर देते हैं। तो संजीव कबीर सर की ये क्लासेस कर लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता था। हाँ, शुरुआती दौर के इंटरव्यू में क्योंकि मैं बहुत लेट से जुड़ा और मुझे जानकारी नहीं थी सर के बारे में, तो जब मुझे पता चला और लेकिन फिर भी मैंने इंटरव्यू में एक बेहतर स्कोर किया था शुरुआती दौर में, लेकिन वहां पे मेंस में कुछ मेरे मार्क्स कम रह गए थे तो मैं फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बार के भी इंटरव्यू के लिए मैंने वही किया। सर के इंटरव्यू के प्रोसेस में एक एक चीज पे सर का ध्यान देना। आप कई बार आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये चीजें भी नोटिस की जाती हैं। सर ने मुझे एक बिल्कुल नई चीज बता दी। तो कई बार इंटरव्यू में लोग सोचते हैं कि एक फॉर्मल ड्रेस लेना है, टाई पहनना है, कोट पहनना है और शूज पहनना है और अच्छे से फ्रेश होके अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड में चले जाना है और एंट्री करना है, सवाल का जवाब देना है, चले आना है। ये एक पार्ट है, बट इस पूरे प्रोसेस को प्रेजेंट करने के पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा और ये प्रिपरेशन जो होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वो आपके पूरे व्यक्तित्व की परीक्षा है, वो आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है। आप जिस जॉब में आप जा रहे हैं क्या आप उस जॉब के लायक हैं या नहीं, उस जॉब में आप परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, है उस लेवल पे आपकी पूरी टेस्ट होती है वहां पे। हाँ, इंटरव्यू में कुछ भी अनप्रिडिक्टेड नहीं होता है। सर के यहाँ आने से मुझे ये पता चला कि यहाँ पे कुछ अनप्रिडिक्टेड नहीं है। आप जो पढ़ के जा रहे हैं, आपने जिस एग्जाम की तैयारी की है, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपके आसपास करंट अफेयर्स की जो भी घटनाएं घट रही है, खासकर वो जो आपके जॉब प्रोफाइल से जुड़ी हुई, उनसे जुड़े हुए ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें होता है क्या, आंसर तो आप जान रहे हैं, आपने बहुत बेहतर आंसर नहीं दिया, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो गुड आपने गुड आंसर दे दिया तो आपको 50 to 60% मार्क्स मिल गया, 45% मार्क्स मिल गया। आपको लगा कि यार इंटरव्यू में तो मैंने जवाब दिया था, मुझे मिला नहीं। अगर आपने उसको और अच्छे तरीके से दे दिया तो आपको वही जो मार्क्स आपको 50 मिली है वो 60% हो जाएगी। अगर आप सर के गाइडेंस में आ गए और सर ने आपको एक बेहतर आंसर फॉर्मेटिंग और बेहतर तरीके से जवाब देने का तरीका सिखा दिया है, तो मेरा मानना है कि वो मार्क्स आपको 70%, 75%, इवन 80% तक स्टूडेंट्स को मार्क्स इंटरव्यू में मिलते हैं और उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके फाइनल सिलेक्शन या लिस्ट में आपका नाम आने में। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं उसको बस अब संक्षिप्त में करूंगा कि इंटरव्यू में जो यहाँ पे इंटरव्यू में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही डायनेमिक रहा। पिछली बार मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो वो कोरोना था, कोविड था, तो कोविड के दौरान मेरी इंटरव्यू पड़ गई थी, तो मैंने सर का ऑनलाइन क्लास सर की ली थी। और ऑनलाइन में सही है, ऑनलाइन में चीजें बेहतर तरीके से सब तो अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दे देते हैं, लेकिन अगर लाइव क्लास में आकर आप जुड़ते हैं, लाइव मॉक देते हैं, सर के सामने बैठ कर मॉक देते हैं ऑफलाइन, तो वो एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने इस बार कुछ क्लासेस ऑफलाइन किए, कुछ ऑनलाइन किए और मॉक मैंने ऑफलाइन ही दिया था सर के सामने। तो मेरी बहुत सारी चीजें बेहतर हो गई और इंटरव्यू में एक बेहतर मार्क्स मुझे मिला और इंटरव्यू ने मेरे सिलेक्शन में एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। तो सर की क्लास में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एंट्री कैसे करनी है, आपको ग्रीट कैसे करना है, आपको बैठना कैसे है, आपको क्या जवाब देना है। जवाब खासकर ये कि आपको अगर जवाब नहीं आ रही है किसी सवाल की या किसी सवाल के जवाब में कंफ्यूजन में है तो आपको क्या बोलना है। क्योंकि कोई ऐसा इंटरव्यू में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो दावे के साथ ये कह सकता है कि मैं इंटरव्यू बोर्ड में जाऊंगा और मैं सारे सवालों का जवाब एकदम बेहतर तरीके से देकर और चलाऊंगा और मुझे सब कुछ पता होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। कई सवाल आपको जांच करने के लिए पूछे जाएंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो मैंने ये बिल्कुल ऐसी चीजें होती नहीं है। और वो आपकी हर चीजों की, आपकी साइकोलॉजी की टेस्ट करते हैं, वो आपके टेंशन लेवल की टेस्ट करते हैं कि आप किस लेवल पे
चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं वो सिचुएशन दे के आपको हैंडल करते हैं। जैसे ये इंटरव्यू जो मैंने इस बार इंटरव्यू दिया, लास्ट एग्जाम जिसमें मैं क्वालिफाई किया एज ए डीपीआरओ, इस एग्जाम का इंटरव्यू मेरा एवरेज रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि इस इंटरव्यू में मैंने ठीक किया है, लेकिन मैं इससे और बेहतर कर सकता था। लेकिन जो सर ने जो मुझे स्किल सिखाया यहाँ, मैंने पूरी तरह उस पर रिलाई किया, एंट्री से लेकर बैठने तक। और कुछ सवाल मुझसे काउंटर सवाल पूछे गए, कुछ सवाल मुझसे बिल्कुल एब्सोल्यूट पूछे गए कि इस सवाल में आपको जवाब देना है यस या नो। और एक सवाल तो ऐसा मुझसे पूछा गया जो सर ने पूछा था, सर से वो सवाल मैंने डिस्कस किया था और सर ने भी उसी तरीके से वो सवाल मुझसे पूछा था। और एग्जाम और इंटरव्यू हॉल में भी मुझसे वही सवाल पूछा गया, और लेकिन उसमें मुझे एक्सप्लेन करने का कोई मौका, उन्होंने कहा यस या नो। तो मैंने विद इन सेकेंड अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन किया और मैंने नो कह दिया कि, और फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। उन्होंने यस या नो में, तो इस तरह से कई बार आपको एकदम ऐसे पोजीशन पे लाके इंटरव्यू बोर्ड में खड़ा कर दिया जाता है कि अब आपको जवाब देना है। तो अब ऐसे सवाल में आप फंस जाते हैं कि यहाँ पे मैं क्या बोलूं। कुछ चीजें होती हैं जो जिनके दोनों पक्ष होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आप बहुत डिफरेंस नहीं कर पाते। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के सवाल जो आपकी प्रोफाइल से जुड़े हुए होते हैं, तो ये चीजें आपको यहीं पे सीखने को मिलेंगी कि आप बेहतर तरीके से उन चीजों को कैसे बोल सकते हैं, अपनी बातों को और बेहतर ढंग से कैसे रख सकते हैं। क्योंकि अब तक, और मैंने जो शुरू में कही थी बात, कि आपको उस चीज के लिए प्रैक्टिस शुरुआती दौर से शुरू कर देनी चाहिए। प्रिपरेशन की शुरुआत में जो लोग हैं उनके लिए भी ये बात सही है, जो प्रिपरेशन के मिड में है, या फिर जो लोग लास्ट स्टेज में प्रिपरेशन के, वो मेंस दे चुके हैं या उनकी इंटरव्यू 2-3-4 महीने बाद होने वाली, तो उन सबों के लिए ये चीजें हैं कि आप प्रिपरेशन के शुरुआत से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। थोड़े थोड़े समय मिरर प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, या जोर जोर से अखबार पढ़ने की, एक छोटी सी न्यूज को ही पढ़ लें, तो उससे होगा कि आपकी बोलने की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो और फिर लास्ट में जब आप इंटरव्यू का टाइम आए या वैसा करीब आए, तो करियर क्वेस्ट में संजीव सर से जरूर संपर्क करें। संजीव सर की कोचिंग में, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंडिया में ये पहली ऐसी कोचिंग है जो पिछले 14 ईयर्स से इस लेवल पे रिजल्ट दे रही है और इस लेवल पे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। और बहुत ही सर कोऑपरेटिव हैं। सर के पास आने के बाद, मॉक देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बेहतर होगा। और मुझे ये उम्मीद है कि आपने जो पहले इंटरव्यू दिया है, या पूर्व में जो आपके इंटरव्यू में कम मार्क्स आए हैं, या आपने पहला इंटरव्यू ही आप दे रहे हैं और पहली बार यहाँ चले आते हैं, तो बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। और आप और स्टूडेंट से मार्जिनल कम से कम 10-15 मार्क्स ज्यादा लेकर आएंगे, और ये आपके सिलेक्शन में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। आप सभी को का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और भविष्य में सभी एग्जामों के लिए मैं आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी कि आप लोग भी परीक्षा दें और सफल हो, और बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, और पेशेंस बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।